वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ विलियम ब्लैंक, जो कि एक पोइट, पेंटर, प्रिंट मेकर हैं दोस्तों, जिनको उनके कंटेम्पररी अनफॉर्चुनेट लुनेटिक यानी पागल बोलते थे, जिसको नॉनसेंस बोला जाता था। दोस्तों आज हम उसी इंसान के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसको लोगों ने निगलेक्ट किया और बाद में ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्री रोमांटिक पोइट कंसीडर किया गया है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं, इनकी बायोग्राफी के ऊपर बात करेंगे, इनके वर्क्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो कि पीपीएससी के हवाला से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हामिल हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विलियम ब्लैंक 28 नवंबर 1757 को ब्रॉड स्ट्रीट इन सोहो लंदन के अंदर ये पैदा हुए थे और ये डाइड हुए थे 12 अगस्त 1827 को। इनकी डेथ हुई थी लंदन के अंदर ही। तो दोस्तों ही वाज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर। तो दोस्तों इनको बचपन से ही पेंटर बनने का शौक़ था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद की है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि लोग इनको पागल कहते थे और इनके जो बहुत ही डिफरेंट व्यू थे अपने कंटेम्प्रेरी से, क्योंकि कंटेम्प्रेरी के व्यू बिल्कुल डिफरेंट थे और इनके जो व्यूज़ हैं वो मॉडर्न सोसाइटी को डिपिक्ट करते हैं। दोस्तों हिज फादर सेंड हिम टू हेनरी प्रेस्ट ड्राइंग स्कूल। दोस्तों इनको ड्राइंग स्कूल में भेजा गया था इन द स्ट्रैंड लंदन 1767 के अंदर, जब जिसके अंदर वो 1772 तक रहे थे वहाँ पर उस स्कूल के अंदर। दोस्तों इसके बाद इनको देन ही सेंड टू सक्सेसफुल एंड फैशनेबल एनग्रोवर। दोस्तों एनग्रोवर होता है एक तरह का प्रोफेशन, जो लिटरेरी प्रोफेशन बोल सकते हो आप, या फिर आर्ट का जो प्रोफेशन है उसको बोल सकते हो एनग्रोवर। विलियम वेन रोलैंड इनके पास भेजा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम के फैशनेबल और सक्सेसफुल एनग्रोवर थे, यानी कि आर्टिस्ट थे। तो इनके पास इनको आर्ट सीखने के लिए भेजा गया था, पेंटिंग का आर्ट सीखने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ी मांगी थी, जो कि इनके जो फादर हैं वो पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि इनके फादर एक गारमेंटर थे, यानी कि कपड़े का काम करते थे और बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से थे ये। इस वजह से क्योंकि उनकी जो फ़ी थी वो $100 थी, जिसकी वजह से ये उसको पे नहीं कर पाते थे दोस्तों। तो इन सभी को देखते हुए जो हमारा पोइट है, क्योंकि ये विजनरी पोइट कहलाता है, तो इसने एक कोटेशन कही थी उस टाइम पर, जिसको हम पढ़ेंगे। फादर आई डू नॉट लाइक द मैन्स फेस, इट लुक्स एज इफ़ ही विल लाइव टू बी हैंग्ड। तो दोस्तों इसने ये कोटेशन कही थी कि मुझे इस आदमी का फेस पसंद नहीं है और ये लुक लाइक ही विल बी लिव टू बी हैंग। तो कहता है इसको ना हैंग किया जाएगा। तो दोस्तों 11 साल के बाद, याद रखना आपने, आफ्टर 11 ईयर्स ही हैव बिन हैंग्ड। इसको हैंग कर दिया गया था किसके जुर्म में? फेगरी यानी कि करप्शन के जुर्म में इसको हैंग कर दिया गया था 11 साल के बाद, बिकॉज ही वाज अ विजनरी पोइट। तो इसने एक विजन देखा था कि इसको हैंग किया जा रहा है, तो इसके 11 ईयर के बाद इसको हैंग कर दिया गया था। मैनी ऑफ द विलियम ब्लैंक्स कंटेम्पोरेरीज इधर इग्नोर्ड हिज वर्क आर आउट राइट रेडिक्यूल्ड हिम। दोस्तों इसके जो कंटेम्प्रेरी थे, मैंने आपको बताया, इसको अनफॉर्चुनेट लुनेटिक बोलते थे, यानी कि पागल बोलते थे, नॉनसेंस बोलते थे। और इसको इसके जो लाइफ टाइम के अंदर है इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है इसके कंटेम्प्रेरी के ज़रिए और पब्लिक के थ्रू। मच ऑफ ब्लैंक्स आर्ट एंड पोइट्री वेंट अननोटिस्ड बाय द जनरल पब्लिक। क्योंकि जो लोग थे वो भी इसको पसंद नहीं थे करते, क्योंकि इसके जो थाट से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थे। दूसरे जो राइटर हैं, दूसरे जो पोइट थे, उन सभी से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थे इनके थाट्स। इस वजह से इनको लोग अनफॉर्चुनेट लुनेटिक यानी कि पागल बोला करते थे। ब्लैंक मैरिड कैथरीन हु वाज 5 years हिज सीनियर।
ऑन 18 अगस्त 1782। 1782 के अंदर इनकी शादी हुई थी कैथरीन के साथ, जो कि इनसे 5 साल एल्डर थी, इनसे 5 साल बड़ी थी। अगर दोस्तों अगर हम इनके जॉनरा की बात करें तो ये विजनरी पोइट्री लिखा करते थे विजन के ऊपर, क्योंकि ये बचपन ही से विजन को देख सकते थे। विजन क्या होता है दोस्तों? विजन आप जो है वो सोए हुए या खुली आंखों से जो एंजल्स हैं उनको देख सकते हो, आप कोई भी चीज़ जो आगे होने वाली है उसको देख सकते हो। तो ही वाज वेरी स्पेशल पर्सन, इन फैक्ट ही हैज़ बिन सेड टू बी। तो इसके बाद इनको कहा गया है अ की अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ बोथ रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। दोस्तों इनको एक बहुत ही की फिगर के तौर पर देखा गया है बाद में, जब इनकी लाइफ के बाद, इनकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद इनको एक रोमांटिसिज्म कहा जाता है, रोमांटिक पोइट कहा जाता है, एंड नेशनलिज्म की जो मूवमेंट थी दोनों के फाउंडर कहा जाता है इनको। दोस्तों आगे देखते हैं। लार्जली अनरिकॉग्नाइज ड्यूरिंग हिज लाइफ, ब्लैंक इज नाउ कंसिडर अ सेमिनल फिगर। सेमिनल फिगर दोस्तों होते हैं जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन हिज हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज। दोस्तों रोमांटिक एज के अंदर जितना भी आर्ट लिखा गया था, जितना भी पोइट्री लिखी गई थी, उन सभी के लिए इंस्पिरेशन थे ये विलियम ब्लैंक, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले, इन सभी के लिए ये एक इंस्पिरेशन थे। दोस्तों द 19th सेंचुरी स्कॉलर विलियम माइकल रुसिटी करेक्टराइज्ड हिम एज अ ग्लोरियस लुमिनरी। दोस्तों इनको ग्लोरियस लुमिनरी कहा गया है विलियम माइकल के थ्रू। विलियम माइकल ने इनको एज अ करेक्टराइज किया गया है ग्लोरियस लुमिनरी। What he called his prophetic works were said by 20th century critic नॉर्थरोप फेरे। इसने कहा है टू फॉर्म, ये इसकी कोटेशन है, व्हाट इज़ इन प्रोपोर्शन टू इट्स मेरिट्स द लीस्ट रेड बॉडी ऑफ पोइट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों ये उनकी कोटेशन है, आपको पता होना चाहिए ये कोटेशन विलियम ब्लैंक के बारे में किसने कही है। His visual artistry led 21st century critic जोनाथन जोन्स द प्रोक्लेम्ड हिम। जो जोनाथन जोन्स थे वो भी इनके बारे में कहते हैं फार एंड अवे द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ब्रिटेन हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। कहते हैं कि बरतानिया के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट पोइट थे, आर्टिस्ट थे, वो विलियम ब्लैंक थे। और दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और बताता चलूँ, इन 2002 के अंदर ब्लैंक वाज प्लेस्ड एट नंबर 38। इनको 38वां नंबर दिया गया था बीबीसीज पोल ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट ब्रिटेन के अंदर। जब 2002 के अंदर जो 100 ब्रिटेन ग्रेटेस्ट पोइट थे, आर्टिस्ट थे, उनकी लिस्ट जारी की गई तो इनका नंबर 38वां था, 38 नंबर था इनका। दोस्तों तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस कदर ग्रेट आर्टिस्ट थे अपने दौर के, लेकिन लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों आगे इनके वर्क देखते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो इनका जो सबसे पहला वर्क था वो जो इम्पोर्टेंट है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसको बाद में एडिट किया गया। मोस्टली दोस्तों इनके जो मोस्टली वर्क थे उनको दोबारा एडिट किया गया है। तो इसको एडिट किया गया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को 1794 के अंदर। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस दोबारा से एडिट हुआ था दोस्तों 1789 में पहले हुआ था, इसके बाद 1794 के अंदर दोबारा से एडिट किया गया था इसको। द बुक ऑफ थेल रिटन, ये 1788 के अंदर रिटन हुई थी और इसको दोबारा से एडिट किया गया था 1789 के अंदर, 1793 के अंदर दोबारा से इसको एडिट किया गया था। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, जो कि 1790 में लिखा गया था और 1793 के अंदर इसको दोबारा से एडिट किया गया था।
द गेट्स ऑफ पैराडाइज, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये पूछा जाता है दोस्तों। इसको रिटन किया गया, इसको लिखा गया था 1793 के अंदर और इसको एडिट किया गया था 1818 के अंदर दोबारा से। विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन, ये एडिट हुआ था 1793 के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंटल प्रोफेसीज, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है दोस्तों कोई भी। अमेरिकन प्रोफेसी एडिटेड, इसको एडिट किया गया था 1793 के अंदर। दोस्तों इसके जो मोस्टली वर्क हैं वो 93 के अंदर ही एडिट हुए हैं, 93 से 1905 के अंदर। इसके बाद यूरोप आ प्रोफेसी, दोस्तों क्योंकि ये विजनरी पोइट हैं तो इसके ज़्यादातर जो वर्क हैं वो प्रोफेसीज के ऊपर हैं, पहले से किसी चीज़ की पेशन को ही कर देना। द सॉन्ग द फ्लॉज, तो इसको एडिट किया गया था 1795 के अंदर। देयर इज़ नो नेचुरल रिलीजन, ये इसका वर्क है दोस्तों, इसको 1788 के अंदर लिखा गया था और पॉसिबली जो इसकी डेट है एडिट करने की वो 1794 से 1795 के अंदर इसको एडिट किया गया था। द फर्स्ट बुक ऑफ यूरिजन, इसकी एडिटिंग डेट आपके सामने है। इसके बाद और रिलीजन आर वन, तो दोस्तों इसको रिटर्न किया गया था, इसको लिखा गया था 1788 के अंदर और पॉसिबल एडिटेड जो है 1795 के अंदर। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। द बुक ऑफ लॉज, इसको एडिट किया गया था 1795 के अंदर। द बुक ऑफ अहानिया, अहानिया इसको एडिट किया गया था 1795 के अंदर। मिल्टन, दोस्तों इसने जो मोस्ट ग्रेटेस्ट पोइट हैं, प्ले राइट हैं, उन सभी को उनके ऊपर वर्क लिखा हुआ है, तो मिल्टन इसके फेवरेट थे। इसने 1804 के अंदर इसके ऊपर एक वर्क लिखा था मिल्टन के ऊपर। जेरूशलम द एमोनेशन ऑफ द गेंट एल्बियन, तो दोस्तों इसके एडिशन आपके सामने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं किया तो अभी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।